हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट विथ सेल होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन। सबसे पहले हम इंटरेक्शन की बात करें तो हम इकोलॉजी वाले में देख चुके हैं कि इंटरेक्शंस हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव इंटरेक्शन होता है। पॉजिटिव में हमारे पास में आता है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म इट मीन्स कि जो दोनों स्पीशीज़ हैं उन दोनों को बेनिफिट हो रहा है। एक होता है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म एक को बेनिफिट है एंड अदर हैव नो इफेक्ट। नेगेटिव इंटरेक्शन में हमारे पास में आता है अमेंसलिज्म। अमेंसलिज्म में कमेंसलिज्म से उल्टा होता है, एक स्पीशीज़ को नुकसान होता है एंड अदर हैव नो इफेक्ट। वन गेट हार्म एंड अदर हैव नो इफेक्ट। इसमें पैरासिटिज्म भी आता है, प्रेडेशन भी आता है। तो इन दोनों में हमारे पास एक स्पीशीज़ को बेनिफिट होगा और एक को नुकसान पहुंचेगा। इस तरीके से ये इंटरेक्शन हुआ। अब पैथोजेनेसिस की बात करें तो पैथोजेनेसिस, तो पैथोजन क्या करता है, डिसीज कॉज करता है और उसी प्रोसेस को हम कहते हैं पैथोजेनेसिस। तो पैथोजन का कुछ कैरेक्टर होता है कि जो भी पैथोजन है वो कैसा होना चाहिए, वो विरुलेंस होना चाहिए, मतलब उसके पास ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए डिसीज़ को कॉज करने की। सेकंड प्रॉपर्टी उसकी होनी चाहिए इन्वेजन, ताकि वो स्प्रेड हो सके, अपने नंबर को बढ़ा सके, स्प्रेड हो सके। नेक्स्ट टॉक्सिजेनिसिटी होनी चाहिए, मतलब कि उनमें एबिलिटी होनी चाहिए कि वो टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस कर पाएँ। अब पहला पॉइंट कि हम पैथोजेनेसिस की प्रोसेस होती कैसे हैं, तो फर्स्ट पॉइंट है कि कैसे सबसे पहले एंट्री होगी किसी भी पैथोजन की होस्ट बॉडी में। अब जैसे ही अगर हमारी जो होस्ट बॉडी है वो भी उस पैथोजन के अगेंस्ट में एज अ डिफेंस काम करेगी, तो सबसे पहले हमारी जो स्किन होती है वो भी एक बैरियर का काम करती है, एकदम से किसी भी पैथोजन को अंदर अलाउ नहीं करेगी। सेकंड होता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। थर्ड है हमारा यूरोजेनाइटल। ये वो पाथवेज भी है जहाँ से हमारा पैथोजन एंट्री कर सकता है, स्किन के थ्रू, रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू, यूरोजेनाइटल। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर सपोज़ कोई ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करवा रहा है तो एंड जो डोनर है उसके ब्लड में कुछ पैथोजन है तो पॉसिबिलिटी है कि वो रिसिपिएंट के इसमें भी आए। नेक्स्ट है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। इस वक्त भी बहुत इसलिए ध्यान रखा जाता है कि कहीं डोनर से रिसिपिएंट में वो इन्फेक्शन ना आ जाए। नेक्स्ट कोई इंसेक्ट वेक्टर होते हैं जो एज ए वेक्टर काम करते हैं, तो इस तरीके से हमारे बॉडी में एंट्री होती है। और अगर प्लांट्स की बात करूँ, ये तो एनिमल की बात हुई, प्लांट्स की बात करूँ तो प्लांट्स में वुंड्स जो होते हैं उसके थ्रू एंट्री होती है या स्टोमेटा के थ्रू हो सकती है। अब एक और चीज़ ये आती है कि अगर बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया होस्ट की बॉडी में आता है, वहाँ पे वो एडहेर होता है। सबसे पहले क्या होगा, वो एडहेर हो, इट मीन्स कि वहाँ पर वो कुछ एडहेरेंस फैक्टर्स होंगे जिसको हम कहते हैं एडेसिन्स, ये रिलीज़ करते हुए एडहेर होंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई होंगे, वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के बाद में स्प्रेड होंगे, वो इन्वेजन होगा उनका और इस तरीके से वो स्प्रेड होंगे। इसमें एक और चीज़ आता है कि ग्लाइकोकैलिक्स एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होता है जो कि उसको डिहाइड्रेशन से बचाता है। एक और कि बैक्टीरिया कई बार बैक्टीरिया के ऊपर कैप्सूल होता है, तो ये कैप्सूल को हमारा जो होस्ट इम्यून सिस्टम है, होस्ट का जो इम्यून सिस्टम है वो इसको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाता है। और अगर ये रिकॉग्नाइज़ नहीं होगा कैप्सूल तो ये बैक्टीरिया आसानी से बॉडी में आएगा और क्या करेगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा। और स्लाइम लेयर होती है, कई बार अगर कैप्सूल की जगह स्लाइम लेयर भी होती है। एक और डिफरेंस यहाँ ये आता है कि स्लाइम लेयर और कैप्सूल में क्या डिफरेंस है, तो कैप्सूल जो है ये बहुत ऑर्डर्ड और टफ होता है, ये वॉश ऑफ नहीं होता है, इसका मतलब बहुत हार्ड कवरिंग होती है। और स्लाइम लेयर जो होती है ये एकदम लूजली बाउंड होती है बैक्टीरिया के सेल से। इसके अलावा बैक्टीरिया के पास पिलाए होता है तो ये कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है। टिकोइक एसिड होता है, कुछ पॉलीमर होते हैं राइबिटोल के, और इस तरीके से ये बाद में इन्वेड होता है और कई बार टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है। अब टॉक्सिन्स क्या होते हैं, टॉक्सिन्स हमारे मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हमारे मतलब होस्ट के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करते हैं। तो टॉक्सिन का भी डिफरेंसेस होते हैं, एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन। तो सबसे पहले हम सेकंड, ये एंट्री होने के बाद में हम सेकंड ये देखिए कॉन्टैक्ट ससेप्टिबिलिटी।
कॉन्टैक्ट ससेप्टिबिलिटी या कॉन्टैक्ट ससेप्टिबल सेल, इसमें क्या होता है, पेनिट्रेशन होता है। तो जो पेनिट्रेशन होता है वायरस का, तो वो 3 तरीके से होता है। पहला है कि डायरेक्टली इंजेक्ट हो जाए, जैसे हम सीरीन का देखते हैं, हमको इंजेक्शन लगाना रहता है तो सीरीन हम ऐसे करते हैं तो डायरेक्टली वो स्किन के थ्रू, तो मतलब क्या होता है, ये वायरस है, सपोज वायरस में स्प्रिंग है ना, और ये इधर होस्ट है, तो वो जैसे ही वायरस इससे अटैच होगा तो वो एकदम ऐसे अपना जो भी इन्फेक्टिंग एजेंट है वो उसको इंजेक्ट कर देगा डायरेक्टली। इसका एग्जांपल है हमारे पास में पोलियो वायरस, इसी तरीके से वो पेनिट्रेट होता है। सेकंड आता है हमारे पास में रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। तो रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस में क्या होता है कि जो वायरस है वो रिसेप्टर से आके बाइंड करता है। अगर सपोज ये सेल के ऊपर रिसेप्टर है, यहाँ बाइंड किया, तो रिसेप्टर क्या करता है, ऐसे ऐसे एक पिट फॉर्म करेगा और यहाँ पर ये वायरस आ गया। अब ये वायरस है और यहाँ पर कुछ क्लैथरिन प्रोटीन एसोसिएट रहता है, तो ये इस तरीके से पूरा फॉर्म हो जाता है और ये एक एंडोजोम बन गया। और इस तरीके से हमारा पॉक्स वायरस जो है वो इसी तरीके से पेनिट्रेट होता है। एक और तरीका आता है हमारे पास में, वो है मेम्ब्रेन फ्यूजन, कि डायरेक्टली वायरस की मेम्ब्रेन हमारे मतलब होस्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास आई और मतलब डायरेक्टली वो अपना जो भी मटेरियल कंटेंट है उसको रिलीज़ कर देगी। इसका एग्जांपल है हमारे पास इन्फ्लुएंजा वायरस। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो होती है सेल में हमारी थर्ड रेप्लिकेशन, क्योंकि बॉडी में कोई भी पैथोजन आने के बाद में क्या चाहेगा, वो लंबे समय तक जिए और वो अपने नंबर को बढ़ाना चाहेगा। और उसका नंबर कैसे बढ़ेगा, तब वो रेप्लिकेशन करेगा, तब उसका नंबर बढ़ेगा। अब एक और चीज़ आती है कि रेप्लिकेशन या तो एंट्री कहाँ पर होगा, या तो जैसे ही होस्ट में एंटर हुआ तो एंट्री साइट पे भी हो सकता है, और हो सकता है कि कुछ दूर जाके अंदर, मतलब तो डिस्टेंट एंट्री साइट पे भी मतलब वो रेप्लिकेशन स्टार्ट कर सकता है। तो इसमें भी अगर एंट्री साइट पे देखिए तो हमारा कोल्ड वायरस है, एकदम जाते से रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देता है। और डिस्टेंट की बात करूँ मैं तो इसमें पोलियो वायरस की वो थोड़ा सा रेप्लिकेशन एकदम एंट्री साइट पे नहीं करता है, कुछ डिस्टेंट साइट पे करता है। अब यहाँ पर हम देखिए कि हमारे अगर कोई वायरस है, वायरस के कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, मतलब कि ये वायरस जो है इसी रिसेप्टर पे जाकर बाइंड करेंगे, किसी पर भी जाकर नहीं होंगे। अगर रेबीज़ वायरस है तो रेबीज़ वायरस के लिए होता है हमारा एसिटाइल कोलिन। सेकंड देखिए, अगर पोलियो वायरस है तो पोलियो वायरस जाकर करता है इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली। वैक्सीनिया वायरस है तो वैक्सीनिया वायरस जाता है हमारा एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर EGF, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। रोटा वायरस है तो रोटा वायरस हमारा एसिटाइलेटेड सैलिक एसिड, इसका ये एक पर्टिकुलर रिसेप्टर है। अब आता है हमारा DNA और RNA, क्योंकि वायरस के पास में DNA भी होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल एंड RNA भी होता है। अगर DNA एज अ जेनेटिक मटेरियल होगा तो उसके न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस की जो साइट होगी वो होगी न्यूक्लियस, और अगर RNA होगा एज अ जेनेटिक मटेरियल वायरस के पास में तो उसकी न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस की साइट होगी साइटोप्लाज्म। अब इसके एग्जांपल देखें तो एडिनो वायरस, हर्पीस वायरस, पेपिलोमा, पॉलीमा वायरस, पॉक्स वायरस, पार्वो वायरस, इस तरीके से। और ये कैसे होते हैं, ये डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, ये भी डबल स्ट्रैंडेड, ये भी डबल स्ट्रैंडेड और सर्कुलर। पॉक्स वायरस भी कैसा होता है हमारा, डबल स्ट्रैंडेड। और RNA की बात करूँ तो इसमें आता है हमारा सबसे पहले रेट्रो वायरस, ये और आता है हमारा रियो वायरस। ये कैसे होते हैं, ये रियो वायरस भी डबल स्ट्रैंडेड होता है, और ये कैसा होता है, ये हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। और रेट्रो वायरस HIV में हम देखते हैं कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की वजह से वापस से वो कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पर थर्ड स्टेप के बाद फोर्थ आता है इन्वेजन। तो इन्वेजन किस तरीके से हो रहा है, तो यहाँ पर इन्वेजन मतलब स्प्रेड, तो स्प्रेड ब्लड के थ्रू भी हो सकता है, हम कहते हैं ब्लड में कोई इन्फेक्शन पूरी बॉडी में हो जाता है। दूसरा हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसके थ्रू भी स्प्रेड
होता है एनिमल में। और अगर प्लांट सेल की बात करूँ तो वहाँ पे होता है हमारे पास प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, जो मेसोफिल और बंडल शीट को कनेक्ट करवाता है, या फिर जाइलम और फ्लोएम से भी स्प्रेड होता है। अब कि होस्ट की फिजियोलॉजी क्या होती है, मतलब होस्ट अपनी फिजियोलॉजी को कैसे चेंज करता है, तो सबसे पहले वो होस्ट की जो मेम्ब्रेन के प्रोटीन है इसको डिस्टर्ब करेगा, मतलब डिसरप्टिंग मेम्ब्रेन प्रोटीन। नेक्स्ट आएगा लॉस ऑफ आर्किटेक्चर, मतलब जो सेल का स्ट्रक्चर है वो बिगड़ जाएगा। उसके बाद ये कैंसर कॉज कर सकता है। अब अगर कोई पैथोजन आएगा होस्ट के पास में, तो होस्ट का भी तो अपना खुद का इम्यून रिस्पॉन्स है, तो वो अपने इम्यून रिस्पॉन्स को एलिसिट करेगा, मतलब एंटीबॉडीज़ बनाएगा, बी सेल टी सेल एक्टिवेट होंगे। कई बार ऐसा ये अगर हमारा इम्यून सिस्टम काम कर जाता है तो कई बार जो वायरस है वो शेड ऑफ भी हो जाते हैं, शेडिंग हो जाती है वायरस की। अब यहाँ पर एक और चीज़, ये हमने टॉक्सिन्स की बात की थी, तो टॉक्सिन्स में हमारा बच रहा है एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन। तो एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन नाम से ही समझ में आ रहा है। एक्सोटॉक्सिन मतलब अगर ये ऐसा है ये टॉक्सिन, और अगर ये एंडो है इसी के ऊपर भी ऐसा, तो एक्सोटॉक्सिन जो रहते हैं ये लिबरेट हो जाते हैं। एक्सोटॉक्सिन्स मतलब ये किसी से एसोसिएटेड नहीं रहते हैं, ये लिबरेट हो जाते हैं, ये एसोसिएटेड रहते हैं। ये प्रोटीनेशियस होते हैं, प्रोटीनेशियस। इसके अलावा ये फॉर्म होते हैं लिपोपॉलीसैकेराइड। और इसका अगर मैं इस वेट की बात करूं तो ये होता है मेरा 10 किलो डेल्टन। प्रोटीन को हमेशा हम डेल्टन से में वे करते हैं, और इसको भी हम ऐसे ही देखेंगे कि ये होता है लगभग हमारा 52,000। ये थोड़ा लेस टॉक्सिक होता है एक्सोटॉक्सिन, और एंडोटॉक्सिन जो होता है ये हमारा बहुत हाईली टॉक्सिक होता है, ये बहुत हाईली टॉक्सिक होता है। ये जो है एक्सोटॉक्सिन ये ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके के बैक्टीरिया फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन जो एंडोटॉक्सिन है ये ओनली एंड ओनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ही फॉर्म करते हैं। इसके अलावा अगर एग्जांपल देखें एक्सोटॉक्सिन के, तो बॉटुलिज्म, डिप्थीरिया, बॉटुलिज्म और एसोरियस हो जाता है हमारा, एसोरियस, और विब्रो कॉलेरिया, कॉलेरा भी एक्सोटॉक्सिन ही रिलीज़ करता है, तो विब्रियो कॉलेरी। और अगर एंडोटॉक्सिन की बात करूँ तो एंडोटॉक्सिन जो हमारा ई कोला है, सबसे सिंपल, साल्मोनेला टाइफी, ये एंडोटॉक्सिन रिलीज़ करते हैं। इसका मतलब कि इनमें क्या होता है, फीवर आता है। एंडोटॉक्सिन फीवर कॉज करते हैं और इसके अंदर फीवर नहीं आता है, लेकिन जब फीवर कॉज होगा तो क्या होगा, इंटरल्यूकिन्स हमारे एक्टिवेट हो जाएंगे, तो मतलब हमारा होस्ट सिस्टम, जो हमारा होस्ट का इम्यून सिस्टम है वो वर्क करने लगेगा। एक और चीज़ कि जो एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट लेते हैं। इसका मतलब कि इनके पास प्लाज्मिड होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल। और एंडोटॉक्सिन के पास में क्या होता है, इनके पास बस जो जीनोम का जो मेन सेगमेंट होता है ना वही होता है, इनके पास कोई एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट या प्लाज्मिड जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो ये इस तरीके से हमारे एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन में डिफरेंसेस होते हैं।